अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली एक बार बता दें चैट बॉक्स में, फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन भी शो हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। वो सुपर सिंप्लीफाइड स्पेशल पैथोलॉजी सीरीज बाय डिटरमाइंड मेडिकोस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए स्टूडेंट ऑफ फोर्थ ईयर फाइनल ईयर एमबीबीएस, एज ए प्रैक्टिशनर डॉक्टर, जो कि आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा हर जगह पे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट 1 मिनट। द टॉपिक इज नमूनिया। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि नमूनिया क्या होता है? आप में से किसी को आइडिया है व्हाट इज नमूनिया? अगर हम इसको 2 to 3 वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहें तो नमूनिया को हम क्या डिफाइन करेंगे? चलो, नमूनिया हमारे पास क्या है? नमूनिया इज द इंफेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ, इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा। अब आपको पता है कि लंग्स का जो पेरेन्काइमा होता है, उसकी अगर इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? नमूनिया कहते हैं। अब नमूनिया के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा एंड एससीक्यू क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नमूनिया? वाइवा में आपसे सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाएगी नमूनिया की, फिर उसके बाद पूछेंगे व्हाट आर द टाइप्स। अब नमूनिया को हम डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स में। इटियोलॉजिकल टाइप्स। अब इटियोलॉजी का मतलब क्या है कि उसका जो एजेंट है उसकी बेस पे हम करें। एजेंट आपको पता है कि इन्फेक्टिव नमूनिया हो सकता है, नॉन इन्फेक्टिव नमूनिया हो सकता है। इन्फेक्टिव में आगे इन्फेक्शन जो जो चीजें करवाती हैं, वायरल, बैक्टीरिया, फंगल एंड टीबी। देन नॉन इन्फेक्टिव में हमारे पास टॉक्सिन्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, या एस्पायरेशन हो जाती है। ये हमारे पास थी इटियोलॉजिकल टाइप्स। देन हमारे पास आ गई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम 3 में डिवाइड करते हैं: लोबार नमूनिया, ब्रोंको नमूनिया एंड इंटरस्टिशियल नमूनिया। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, इट इज एक्यूट और क्रोनिक इन ऑनसेट। ठीक हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, तो हम इसको प्राइमरी कह सकते हैं, सेकेंडरी, टिपिकल एंड एटिपिकल, कम्युनिटी एक्वायर्ड या हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। ये है हमारे पास नमूनिया की टाइप्स। ये ओवरऑल आपको आनी चाहिए, वाइवा में पूछते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक मुझे बताएं, आपको क्लियर है कि नमूनिया की टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास? काइंडली चैट बॉक्स में सारे रिस्पॉन्ड किया करें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप साथ साथ सुन रहे हैं सारे और आपको समझ आ रही है। यस सर। चलो, दिस स्लाइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रूफ में आनी है, और दूसरा ये स्लाइड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कल को आप एज ए डॉक्टर जब मरीजों को ट्रीट कर रहे होंगे, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसको रूल आउट कर सके भी कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से नमूनिया हो रहा है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं। ठीक हो गया, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये प्रूफ का ऐसी क्यों है? वो पूछते हैं कि राइट ऑन 4 organisms ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, या 4 organisms ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। ठीक हो गया। अब ये ऑर्गेनिजम्स आपने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने लाजमी आपको आने चाहिए: स्टेप नमूनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सिला, स्टेफ ओरियस, लीजियोनेला। और वायरसेस में से हमारे पास रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये ऑर्गेनिजम्स आपको लाजमी आने चाहिए।
देन आ गया हेल्थ केयर एसोसिएटेड नमूनिया। हेल्थ केयर में आपको पता है कि जो हेल्थ हॉस्पिटल से होगा, या हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो उन्हें नमूनिया होगा, वो जो ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उनमें हमारे पास स्टेफ ओरियस, मेथिलीन मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, सुडोमोनास ओरिजिनोजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इसी तरह हमारे पास जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होता है उसमें ग्राम नेगेटिव रोड्स मोस्ट कॉमन होते हैं। ये एमसीक्यूज है कि ग्राम नेगेटिव रोड्स आर मोस्ट कॉमन कल्प्रिट्स इन केस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। अब ग्राम नेगेटिव में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। थर्ड ईयर माइक्रो का अगर नॉलेज आप थोड़ा रिवाइज करें तो क्लेब्सिएला, सीरेटिका, इकोलाई, सूडोमोनास, तो ये सारे हमारे पास जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया के काजेज हैं। तो ये जो तीन तीन चार चार काजेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट आ गया एस्पायरेशन नमूनिया। अब एस्पायरेशन नमूनिया क्या होता है कि जो बंदे के गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को जो है ना वो कोमा में था, उसने अपने ही गैस्ट्रिक कंटेंट्स को जो है वो ट्रेकिया के थ्रू एस्पायर कर लिया। तो अब जो नॉर्मल एनारोबिक फ्लोरा होगा गट का, तो वो वाला लंग्स में चला जाएगा, वो उधर जाके नमूनिया कराएंगे, उस नमूनिया को हम कहते हैं एस्पिरेशन नमूनिया। इसमें बस आप इतनी बात याद रखें कि एनारोब्स आर मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ एस्पिरेशन नमूनिया। देन क्रोनिक नमूनिया में नोकार्डिया और एक्टेनोमाइसिस आप याद रखें। नेक्रोटाइजिंग नमूनिया या लंग अब्सेस, लंग अब्सेस में जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट। इवन कि फाइनल ईयर मेडिसिन हमारे अभी 2024 के प्रूफ में आया हुआ था कि नेक्रोटाइजिंग नमूनिया या लंग अब्सेस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो स्टेफ ओरियस आपने याद रखना है। बाकी भी होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन इज स्टेफ ओरियस। देन निमोनिया इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। अब इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट का वो किस तरह सवाल दे सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि एचआईवी का बंदा है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या डायबिटिक पेशेंट है तो उसको क्या चांसेस है, कौन से ऑर्गेनिज्म से निमोनिया हो सकता है, ये सारे इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं। या कोई बंदा है उसका जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो उनको हम ऐसी ड्रग्स दे रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर रहे होते हैं। तो उन सब में ये ऑर्गेनिज्म करवाते हैं। मोस्ट कॉमन हमारे पास साइटोमेगेलो वायरस, और एचआईवी के पेशेंट में न्यूमोसाइटिस जीरोविशियाई। ये भी प्रूफ में एमसीक्यूज आता है कि एचआईवी पेशेंट है, एड्स की सारी सिम्टम बताई होंगी, फिर उन्होंने पूछा होगा कौन सा ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन इनमें नमूनिया करवाता है, तो वो न्यूमोसाइटस जीरोविशियाई है। ठीक हो गया। माइकोबैक्टीरियम एवियम हमारे पास होता है। इसी तरह हमारे पास फंगल इन्फेक्शन आपको पता है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होते हैं, तो इन्वेसिव एस्परजिलोसिस, इन्वेसिव कैंडियासिस। तो ये सारे इस तरह आपने तीन तीन चार चार ऑर्गेनिजम्स याद रखने हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ तक मुझे बताएं आपको सारी चीजें क्लियर हैं। ये सर। अब ये वही बताया हुआ है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग टिश्यू होती है, या लंग पेरेन्काइमा होती है। ठीक हो गया। अब ये क्यों होती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे पास ग्रो कर जाते हैं जब हमारा डिफेंस सिस्टम डिक्रीज होता है या पैथोजन अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो। अब इसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कफ रिफ्लेक्स किनमें एब्सेंट होती है, कोमा, पैरालिसिस, सिक पर्सन में। तो उसकी वजह से जो उधर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्लियरिंग मैकेनिज्म में डिफेक्ट आ जाएगा। तो उसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म उधर ग्रो कर जाएंगे तो वो नमूनिया काज करवा देंगे। इसी तरह म्यूकोजा की अगर इंजरी हो जाए ड्यू टू स्मोकिंग, टॉक्सन, एस्पायरेशन, लो एल्वेलर डिफेंस हो जाए, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इस तरह पल्मनरी एडीमा, कार्डिक फेलियर, एम्बोलाई, ऑब्स्ट्रक्शंस फॉरेन बॉडी, ये जस्ट आपने रीड कर लेना। नोट मच इंपॉर्टेंट, बस रीड हो और आपको कंसेप्ट होना चाहिए। देन मोर्फोलॉजी ऑफ नमूनिया, पेट एससीक्यू है ये। प्रूफ में, वाइवा में, सेंडप्स में पेट एससीक्यू आता है कि मोर्फोलॉजी ऑफ नमूनिया। अब सबसे पहले जो चीजें आपको बताई जाए उन पे आपने फोकस करना है। आपने याद रखेंगे नमूनिया की जो मोर्फोलॉजी है उसमें चार स्टेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहले है कंजेशन, देन रेड हेपेटाइजेशन, देन ग्रे हेपेटाइजेशन, देन रेजोल्यूशन। ठीक हो गया। अब जो कंजेशन होती है वो 1 से 2 डेज में होती है।
उसमें क्या होता है, कंजेशन आपको पता है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उधर आरबीसीज आ जाएंगे, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट सारे आ जाएंगे हमारे पास। अब इसको हमने याद रखना है कि रेड हेपेटाइजेशन की क्या नेक्स्ट कौन से डेज हैं, तो आपने इन डेज को मल्टीप्लाई बाय टू, याद टू कर देना है, तो आपको नेक्स्ट स्टेज के डेज आ जाएंगे। मल्टीप्लाई विथ टू टू गेट द डेज ऑफ नेक्स्ट स्टेज। अब देखिए, कंजेशन आप याद रखें 1 to 2 डेज में हो रही है। अब इनको आपने टू से मल्टीप्लाई करना है। टू को वन से किया, टू आ गया, टू को टू से किया, फोर आ गया। 2 to 4 डेज हमारे पास किसके आ गए, रेड हेपेटाइजेशन के। अब रेड हेपेटाइजेशन इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास फिब्रिन होती है आरबीसीज के साथ बाइंड करेगी और एक मैचवर्क बना लेगी। वो मैचवर्क जो है आपको लीवर लाइक अपीयरेंस देगा, लेकिन वो रेड इन कलर होगा, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं रेड हेपेटाइजेशन। इसी तरह अब जो इसको अब अगेन आप कर लें, 4 को 2 से करें मल्टीप्लाई और 2 को 2 से करें, 4 to 8 डेज ये हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। ग्रे हेपेटाइजेशन, अब ग्रे क्यों हो रहा है, जो आरबीसी उधर आए थे फिब्रिन के साथ जिन्होंने मैचवर्क बनाया था, अब उन आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी, लाइसिस होगी, तो वो ग्रे कलर देंगे, तो इस वजह से इसको ग्रे हेपेटाइजेशन कहते हैं। देन 4 और 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 to 10 डेज ऑलमोस्ट आ जाते हैं। तो ये अब रेजोल्यूशन होती है, यानी कि ये सारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं इन द लंग्स पेरेन्काइमा। अब रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन में आरबीसी सारा कुछ जो है ना वो अगेन लिम्फेटिक्स हमारे पास ड्रेन कर लेते हैं और लंग्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक हो गया। यहां तक मुझे बताएं, आपको मोर्फोलॉजी की समझ आ गई, ओवरव्यू। अभी आगे डिटेल में हम एक एक स्टेप को देखेंगे। काइंडली चैट बॉक्स में बताएं सारे, मेरी स्पीड तेज तो नहीं थी। ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स कि आपको ये चीज क्लियर है यहां तक। नमूनिया की मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स हैं, लोबार नमूनिया, ब्रोंको नमूनिया। अब जो लोबार नमूनिया होगा, लंग्स की आपको पता है कि डिफरेंट लोब्स होती हैं हमारे पास। जो राइट लंग होता है उसकी 3 लोब्स होती हैं, जो लेफ्ट लंग होता है उसकी 2 लोब्स होती हैं। अब अगर सिर्फ एक लोब में नमूनिया हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, लोबार नमूनिया कहते हैं। अगर पूरा लंग इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि उसमें थोड़े थोड़े पैचेज इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरे लंग के, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंको नमूनिया। ठीक हो गया, ये 2 टाइप्स आपने याद रखनी है अभी। और स्टेज ऑफ कंजेशन है, इसकी ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक हम देखते हैं। इसकी कितने डेज थी, 1 to 2 डेज में ये थी। डेज लाजमी आपने लिख के आना है, ये बुक वगैरह में नहीं दिए हुए, तो ये स्लाइड से आपने देख के ऐड कर लेने हैं। लंग्स क्या होते हैं, बिकम हैवी, बोगी एंड रेड। देन माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या मिलेगा, वेस्कुलर इनगोर्जमेंट, जो इन्फ्लेमेशन के फीचर्स होते हैं। स्मॉल एक्सुडेट फ्लूइड आ गया, न्यूट्रोफिल्स आ गया एल्वेलाई में, यानी इन्फ्लेमेशन वाली सारी चीजें हो रही। नेक्स्ट हमारे पास आ गई रेड हेपेटाइजेशन। ये थी हमारे पास 2 to 4 डेज। लंग बिकम एयरलेस एंड रेड, लीवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ग्रोस पे माइक्रोस्कोपिक, मैसिव एक्सुडेशन, न्यूट्रोफिल्स, रेड सेल्स, फिब्रिन आ जाएगी जिस तरह मैंने आपको बताया। फिब्रिन फिल द एल्वेलर स्पेसिस, ये देखें अब, ये आपको लीवर की तरह लग रहा है लंग्स, यानी कि रेड कलर का है और लीवर की तरह की ये लुक दे रहा है, तो इस वजह से इसको कहते हैं स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। ये देखें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड दिखाई हुई है आपको, ये देखें कैपिलरीज कितनी ज्यादा इनलार्ज हो गई है, उनकी कंजेशन हो गई है। यहाँ पे देखें ये आरबीसीज आ गए हैं, ये सारे न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट्स आ गए हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेज हमारे पास क्या थी, ग्रे हेपेटाइजेशन। इसके कितने डेज थे, 4 to 5, ये आप याद रखें। अब ग्रोथ पे क्या मिलेगी, ग्रे है ना, तो अब याद रखें ग्रे ब्राउन लीवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। रेड हेपेटाइजेशन में रेड ब्राउन लीवर लाइक कंसिस्टेंसी ग्रोथ पे नजर आएगी। अब ये देखें यहाँ आपको ग्रे ग्रे नजर आ रहे हैं पैचेस। ठीक हो गया। माइक्रोस्कोपी पे जो आरबीसी पहले पूरे थे रेड हेपेटाइजेशन में, अब उन्होंने डिसइंटीग्रेट कर देना है, उनकी लाइसिस हो गई है, तो रेड ब्लड सेल लाइसिस। इस तरह आप कॉन्सेप्ट बना के याद रखेंगे ना, तो कभी भी मोर्फोलॉजी आपको भूलेगी नहीं। अगर आप रट्टा मारेंगे तो वो पेपर में भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगी। इस तरह कॉन्सेप्ट जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, चीजें रिलेट करके आप याद रखें, तो कभी भी आपको मोर्फो नहीं भूलेगी। अब जो फिब्रिन और न्यूट्रोफिल्स थे वो रहेंगे, फिब्रिनो सुपरेटिव एक्सुडेट बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास आ गई स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। अब लंग बिकम एरेटेड, यानी कि उनमें एयर एक्सचेंज होने लग जाएगी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होने लग जाएगी, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा बहुत जो है फ्लूइड रह जाएगा, और थोड़े बहुत मैक्रोस्कोपिक रह जाएंगे, और जो एडिमा था वो रिजोल्विंग फेज में होगा। यहां तक मुझे बताएं, आपको क्लियर है सारी चीजें नमूनिया की? यस सर। लोबार नमूनिया की काइंडली चैट बॉक्स में बताएं सारे। लोबार नमूनिया यहां तक आपको क्लियर है? इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को किस तरह आपने याद रखना है रिलेट करके, काइंडली चैट बॉक्स में बताएं। चल, नेक्स्ट लोबार नमूनिया के कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अभी। दीज आर एमसीक्यूज पॉइंट्स। मैं साथ साथ आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूँ, ये अपने पास नोट करते जाया करें आप, क्योंकि बुक्स में या इधर उधर से आपको नहीं पता चलता कौन सी चीज को आपने किस तरह तैयार करना है और किस चीज के लिए तैयार करना है। इन लेक्चर्स का बेसिकली प्राइमरी पर्पस यही है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस चीज को हमने किस तरह करना है, और किस चीज को कितना टाइम देना है। जो अनइम्पोर्टेंट चीज है उसको थोड़ा साइड पे करें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पहले कवर करें। अब इसमें मैंने आपको बताया कि लोबार नमूनिया है तो इंटायर लोब ऑफ द लंग हमारे पास जो है ना डैमेज होती है। और इसमें मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन से हैं? स्ट्रेप नमूनिया एंड क्लैब्सियला नमूनिया। ठीक हो गया। अब ग्रोथ पे वही तीन फेजेस हैं, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रेजोल्यूशन। ठीक हो गया, ये रिवीजन के लिए है स्लाइड थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया ब्रोंको नमूनिया। अब ब्रोंको नमूनिया में हमारे पास क्या होता है? पैची कंसोलिडेशन ऑफ इंटायर लंग और बोथ लंग्स, और मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? लोअर लोब में। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। मोर कॉमन या मोर प्रोमिनेंट कहाँ पे होता है? लोअर लोब में होता है। और पैची कंसोलिडेशन होती है, ये बात आपने याद रखनी है। माइक्रोस्कोपी के आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रोफिल रिच एक्सुडेट्स मिलेंगे। इन्फ्लेमेशन हो रही है तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे, और साथ फ्लूइड आएगा और एल्वेलाई में आएगा। तो न्यूट्रोफिल रिच एक्सुडेट्स। सिर्फ लोबार नमूनिया की चार स्टेजेस होती हैं, ये आपने याद रखनी है। जो ब्रोंको नमूनिया उसकी में कोई स्टेजेस नहीं है, सिंपल उसकी ग्रोथ है और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स है। अब ये देखें, ये लोबार नमूनिया, ये देखें एक लंग इन्वॉल्व है, एक लंग की एक लोब इन्वॉल्व है सिर्फ। दिस इज नॉर्मल लंग एंड दिस इज कंसोलिडेटेड लंग। अब यहाँ पे देखें पूरा लंग इन्वॉल्व है और पैचेस बने हुए हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे आपको पैचेस नजर आ रहे हैं इफेक्टेड। तो ये हमारे पास कौन सा है? ब्रोंको नमूनिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया वायरल नमूनिया। वायरल नमूनिया भी होता है हमारे पास। अब वायरल नमूनिया क्या होता है? रेड ब्लू एरिया ऑफ कंजेशन हमें मिलेगा, और लोबार और पैची इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। इससे हमें क्या पता चला? जो वायरसेस हैं वो लोबार भी करवा सकते हैं और पैची इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, यानी कि ब्रोंकोनमोनिया भी करवा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक हमें क्या मिलेगा? अडीमा मिलेगा, मोनोन्यूक्लियर सेल्स। अब आपको पता है कि जो वायरसेस होते हैं उनका जब इम्यूनोलॉजी का रिस्पॉन्स आता है तो वो हमारे पास मोनोन्यूक्लियर सेल्स आते हैं, विच देन फर्दर कन्वर्ट इनटू लिम्फोसाइट। तो आप इधर मोनोन्यूक्लियर सेल्स या लिम्फोसाइट्स लिख सकते हैं कि वो मिलेंगे हमें। नो एक्सुडेट इन एल्वियोलाई। इन स्वेयर केसेस डिफ्यूज्ड एल्वियुलर हेमरेज हमें मिलता है। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट, कि वायरल अमोनिया में स्वेयर केसेस में हमें क्या मिलेगा? डिफ्यूज एल्वियुलर हेमरेजेस मिलते हैं। यहां तक मुझे बताएं, आपको क्लियर है सारी चीजें? वायरल नमूनिया में हमारे पास रेड ब्लू एरिया ऑफ कंजेशन होता है, और लोबार और पैची इन्वॉल्वमेंट होती है। लोबार का मतलब है कि एक लोब भी इन्वॉल्व हो सकती है। पैची का मतलब है कि पूरा लंग में इन्वॉल्व होगा और कहीं कहीं पैचेस बन जाएंगे, विच इज अ फीचर ऑफ ब्रोंको नमूनिया। तो वायरल इस हमारे पास दोनों करवा सकते हैं। देन दीज आर मोस्ट हाई यील्ड्स पॉइंट्स जो हमारे पास नमूनिया काज करवाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये वाइवा में बहुत ज्यादा आपसे पूछ रहे होते हैं प्रोफेसर, और उसके अलावा एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं। इन पॉइंट्स को आपने देखना है, ये आपको
मीडियम रोबेंस में भी इतने ज्यादा क्लैरिफाइड फॉर्म में नहीं मिलेंगे जो कि मैंने स्लाइड्स में ऐड की। अब देखिए स्टेप नमूनिया, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, एक एमसीक्यूज हो गया। मिडल एज्ड अडल्ट्स और एल्डरली में दो एमसीक्यूज हो गए, ठीक हो गया। स्टेप नमूनिया, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, ठीक हो गया। एंड यूजुअली सीन इन मिडल एज्ड एडल्ट्स एंड एल्डरली। देन क्लेब्सियला नमूनिया, इंटेरिक फ्लोरा और दैट इज एस्पायरेटेड। अब देखिए एस्पायरेटेड रिलेटेड नमूनिया में मोस्ट कॉमन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्लेब्सियला नमूनिया है। और मालनरिश डेबिलेटेड इंडिविजुअल्स में मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है। और थिक म्यूकॉइड कैप्सुलर जेलाटिनियस स्पूटम, पूरेंट जेली स्पूटम इसका फीचर है। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट, कि वो उन्होंने एक सिनेरियो दिया होगा, फिर उन्होंने बताया होगा कि उसकी स्पूटम जो है ना करंट जेली स्पूटम मिली है। तो वो क्या है हमारे पास, दिस इज क्लेब्सियला नमोनिया। अगर होता इधर हमारे पास करंट जेली फीसिस या डायरिया, तो ये हमारे पास किस में होता है, इंटरसेप्शन में होता है। ये हम जीआईटी में देखेंगे, इंटरसेप्शन में ये हमारे पास होता है। तो करंट जेली स्पूटम किस में होता है, क्लेब्सियला नमूनिया में होता है। करंट जेली डायरिया या फीसिस किस में होता है, इंटरसेप्शन में होता है। ये हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी नमूनिया, ओफन कॉम्प्लिकेटेड बाय लंग अब्सेस या एम्पाइमा। तो लंग अब्सेस के लिए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा, स्टेफ ओरियस, मोस्ट कॉमन लंग अब्सेस करवाता है। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनको आपने हाईलाइट कर लेना है, और यही आपके एमसीक्यूज में वाइवा में आपसे पूछे जा रहे हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं ना, उनमें अगर नमूनिया हो रहा है तो उनमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट होंगे उनमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है सूडोमोनास ओरिजिनोसा। इसी तरह सीओपीडी के पेशेंट में अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हो रहा है तो वो कौन करवाएगा, मोरेक्सिला कैथारसिस करवाएगा। तो ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। अब इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में लीजियोनेला नमूनोफिलिया। अब फॉर एग्जांपल एससीक्यू उन्होंने दे दिया कि 3 ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं जो कि सीओपीडी में नमूनिया करवाते हैं। कौन कौन से 3 ऑर्गेनिज्म आएंगे, नंबर 1 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नंबर 2 मोरेक्सिला कैथारसिस, नंबर 3 हमारे पास कौन सा है, लीजियोनेला नमूनोफिलिया। तो ये प्रूफ में ऐसे क्यों आ सकता है कि राइट ऑन द 3 ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज नमोनिया इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो कौन कौन से 3 हो गए हमारे पास, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, मोरेक्सिला कैथारलिस हो गया, देन लीजियोनेला नमूनोफिलिया हो गया हमारे पास। तो ये देखिए, अब चीज़ों को बुक में आपके दिए होंगे लेकिन आपको मिलेंगे नहीं भी, कहाँ कहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर एक पेज में उन्होंने सूडोमोनास ओरिजिनोसा का बताया हुआ है तो अगले 3-4 पेजेस के बाद मोरेक्सिला का बताया होगा। तो इस तरह चीज़ों को कंपाइल करना इज अ बिग टास्क। तो ये सारे स्लाइड में आपको एक जगह पे सारी चीज़ें दे दी गई हैं ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया माइकोप्लाज्मा नमूनिया। इसका आपने एक ही चीज याद रखनी है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एटिपिकल नमूनिया इन यंग एडल्ट्स। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आता है कि मोस्ट कॉमन काज कौन सा है हमारे पास, एटिपिकल नमूनिया का। तो माइकोप्लाज्म नमूनिया, टिपिकल एंड एटिपिकल नमूनिया का डिफरेंस अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। देन क्लेमिडिया नमूनिया हमारे पास एटिपिकल नमूनिया का सेकंड मोस्ट कॉमन काज है। अब थर्ड हमारे पास कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस है। इसी तरह एटिपिकल साइटोमेगालो वायरस है। साइटोमेगालो वायरस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइक्रो में पढ़ गए हैं, ओवल आई अपीयरेंस होती है, और हमारे पास इंट्रा न्यूक्लियर या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ठीक हो गया, दिस इज आल्सो एमसीक्यूज पॉइंट, ये मैंने माइक्रो से ऐड किया है। देन इन्फ्लुएंजा वायरस एटिपिकल नमूनिया ये करवाता है। इस तरह कोएक्सिला बर्नेटी एटिपिकल नमूनिया करवाता है विद हाई ग्रेड क्यू फीवर। ये इतना आप याद रख लें बस। अब ये 4-5 जो ऑर्गेनिज्म लिखे हैं ये किस चीज के हैं, एटिपिकल नमूनिया के। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट ऑन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एटिपिकल नमूनिया, तो आपने ये वाले राइट करने हैं।
ठीक हो गया। अब यहाँ तो मुझे बताएं, आपको क्लियर है सारी चीजें? चीजों को कोरिलेट करें, किस तरह से क्वेश्चन आपको बना के पूछे जा सकते हैं? काइंडली सारे रिस्पॉन्ड करें चैट बॉक्स में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, एससीक्यू आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरस्टिशियल नमूनिया। इंटरस्टिशियल नमूनिया में क्या होता है कि डिफ्यूज्ड इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट्स होते हैं। अब ये एटिपिकल नमूनिया की ही प्रेजेंटेशन है और बैक्टीरिया और वायरस से काज होता है। देन हमारे पास दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। ये प्रोफेसर जो है ना, जिस बच्चे को डिस्टिंक्शन देनी है उससे पूछते हैं। ये आपकी उस बुक में नहीं लिखा हुआ, मीडियन रॉबिन्स में नहीं लिया हुआ कि लिपाइड या गोल्डन नमूनिया क्या होता है हमारे पास। वो कहेंगे व्हाट इज गोल्डन नमूनिया, अब बच्चों को आते ही नहीं है। अगर कोई बंदा ऑयल की एस्पायरेशन कर ले या मिनरल ऑयल इंडस्ट्री में अगर वो वर्कर हो, उनमें ये होगा। इनमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन हैव लिपिड्स, तो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब डिस्ट्रक्शन होती है तो जो मैक्रोफेजेस है वो सेल्स की जो लिपिड्स होता है उसको खा जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास मैक्रोफेजेस कैसी लुक देते हैं, गोल्डन लुक देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिपॉइड नमूनिया या गोल्डन नमूनिया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, और ये आपकी मीडियम रोगन में नहीं दिया हुआ। यहां तक मुझे बताएं, आपको सारी चीजें क्लियर है नमूनिया की टाइप्स विद एक्सप्लेनेशन? गोल्डन नमूनिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? अच्छा, अब देखें, एक बंदा है वो मिनरल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मिनरल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मिनरल ऑयल इंडस्ट्री चले आप कर लें। मिनरल ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहा है और ड्यू टू एक्सीडेंटल उसने इंस्पायरेशन कर ली है। किसकी? एस्पायरेशन, यानी कि ऑयल पी लिया उसने। पानी समझ के, जिस तरह भी उसके अंदर चला गया ऑयल। अब ऑयल चला गया उसके लंग्स में, उधर क्या हुआ? अब ऑयल के अगेंस्ट है मैक्रोफेजेस। उन मैक्रोफेजेस ने क्या किया, इस ऑयल को भी इनगल्फ कर लिया। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, लंग्स के सेल्स थे, उनकी जो मेम्ब्रेन थी वो भी लिपिड से बनी थी ना, उसको भी इनगल्फ कर लिया गलती से। उन्होंने समझा ये वाला ऑयल भी वही ऑयल है, उन्होंने उन दोनों को इनगल्फ कर लिया। अब जो माइक्रोफेजेस थे, ऑयल आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा पानी के ऊपर ऑयल डालें तो वो अजीब सी गोल्डन लुक देता है, ऊपर ऊपर आ जाता है और गोल्डन लुक देता है। इस तरह माइक्रोफेजेस ने जब ऑयल अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, तो उसकी वजह से क्या अपीयरेंस आएगी, गोल्डन अपीयरेंस आएगी माइक्रोफेजेस की। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं गोल्डन नमोनिया। नाउ क्लियर? दिस वेरी हाई यील्ड पॉइंट जो कि आपकी मीडियन रोबेंस में नहीं दिया हुआ। देन आगे एस्पायरेशन नमूनिया। एस्पायरेशन में मैंने आपको बताया कि जो चीज आपने याद रखी, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीराइड्स, फ्यूजोबैक्टीरियम एंड पेप्टोकोकस। ठीक हो गया। अब पैथोजेनेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, ये जस्ट आपने रीड कर लेना है, आपके लेवल की चीज नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। टिकिपनिया हमारे पास हो रहा होता है। टिकिपनिया क्या होता है कि इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही होती। क्यों हो रही होती हैं ये सारी चीजें? ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है क्योंकि लंग्स डैमेज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन इफेक्ट हो रही है। तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो डिक्रीज ऑक्सीजनेशन की वजह से ये सारा। डल परकशन। अब परकशन क्या होती है कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो हम परकस करके देखते हैं चेस्ट पे, तो उसमें आपको डल परकशन नोड मिलती है। वो कंसोलिडेशन की वजह से होती है। रस्टी स्पूटम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रस्टी स्पूटम से मुझे याद आ गया, रस्टी स्पूटम कौन सा करवाता है? स्ट्रेप नमूनिया करवाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। फाइनल ईयर में इवन के एग्जामिनर ने ये मेरे से पूछा था कि रस्टी स्पूटम एक बंदे को आ रहा है, नमूनिया आप सस्पेक्ट करें, कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? स्ट्रेप नमूनिया कैन काज रस्टी स्पूटम, ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ स्ट्रेप नमूनिया। ग्रीनिश स्पूटम सूडोमोनास, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। फाउल स्मेलिंग स्पूटम एनारोब्स करवाते हैं। कोरंट जेली स्पूटम क्लेप्शियला करवाता है। फीवर, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से फीवर हो जाता है। तो ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है, ईच स्लाइड इज एमसीक्यूज पॉइंट। ये वही कुछ चीजें बताई हुई हैं अगेन कि मोस्ट कॉमन काज क्या, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का स्ट्रेप नमूनिया। और स्ट्रेप नमूनिया में अभी मैंने आपको बताया कैसा स्पूटम होता है, रस्टी स्पूटम होता है। ये बात आपने याद रखनी है।
देन अल्कोहल एसोसिएटेड क्लेब्सियला नमूनिया, रेड कोरेंट जेली स्पूटम होता है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो गया। सीओपीडी में मोस्ट कॉमन कौन सा था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा था। बर्न के पेशेंट में ब्लू कलर होता है और सूडोमोनास होता है। इस तरह आईसीयू पेशेंट में सूडोमोनास और लीजियोनेला इज मोस्ट कॉमन। तो ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं। इन्हीं चंद पॉइंट्स के अगेंस्ट जो है ना वो एग्जामिनर आपको घुमाता रहता है कि बर्न का पेशेंट है कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, सीओपीडी का पेशेंट है कौन सा होगा, रेड करंट जेली स्पूटम है कौन करवाएगा, रस्टी स्पूटम है कौन करवाएगा। अब जो इन्फ्लेमेशन के कुछ मार्कर्स होते हैं हमारे पास, प्रोकैल्सिटोनिन होता है, ठीक हो गया, ये हम चेक कर सकते हैं। बस आप ये याद रखें कि प्रोकैल्सिटोनिन इज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इट इज रेज्ड इन केस ऑफ नमोनिया, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी में कहीं और इन्फ्लेमेशन हो रही है किसी और वजह से, तो उसमें भी प्रोकैल्सिटोनिन रेज्ड मिलेगा आपको, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बंदा है उसकी ना स्प्लीन हमने निकाल दी है। अब स्प्लीन किन बंदों की निकालनी है, किन बच्चों की? जिनको हमारे पास थैलासीमिया होता है। थैलासीमिया के पेशेंट की हम स्प्लीनक्टमी करते हैं, इनके स्प्लीन रिमूव करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो थैलासीमिया हो गया और सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट जो होते हैं, उनमें स्प्लीन नहीं होती। जब उनमें स्प्लीन नहीं होती तो उनमें किन ऑर्गेनिज्म का रिस्क बढ़ जाता है इन्फेक्शन का? एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। उन्होंने सिनेरियो दिया गया, एक बच्चा है उसकी स्प्लीन निकाल दी है, अब किन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो रिस्क पे है कि उसको हो सकता है इन्फेक्शन? तो वो कौन से हैं हमारे पास? इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। मोस्ट कॉमन इज नमूनोकोकस। इसी तरह कम्युनिटी एक्वायर्ड का मोस्ट कॉमन कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। ये बार बार मैंने स्लाइड में चीजें ऐड की हैं ताकि बार बार रिवाइज हो और आपको रिटेन्ड रहे ये चीजें। अगेन अगर आपने मीटिंग ज्वाइन करनी है सेम लिंक के साथ, अगर ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है इमरजेंसी में और उसको पहले जो है ना वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद नमूनिया हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एंड इट हैज हाई मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चे की डेथ होने के चांसेस मैक्सिमम है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू, नमूनिया का अगर उसने मॉर्फो पूछी है तो सात आपसे कॉम्प्लिकेशन पूछ लेगा, ऑर्गेनिज्म पूछे हैं तो सात कॉम्प्लिकेशन पूछ लेगा। अब इसकी तीन चार कॉम्प्लिकेशन आप याद रखें। नंबर वन इज अब्सेस फॉर्मेशन। अब्सेस क्यों हो रही है हमारे पास? टिश्यू डिस्ट्रक्शन या नेक्रोसिस होती है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा था अब्सेस में, आपने बताना है स्टेफ ओरियस। और सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा? क्लैप्शियल है, नमूनोकोकल है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो इन्फेक्शन है पूरी बॉडी में फैल जाए, सेप्टिसीमिया हो सकता है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन होगी सेप्टिसीमिया। थर्ड वन इज एम्पाइमा। एम्पाइमा क्या होता है कि लंग की जो हमारे पास प्लूरल स्पेस होती है उसके अंदर पस भर जाती है, तो उसको हम कहते हैं एम्पाइमा। फोर्थ हमारे पास बैक्टीरियल डिसेमिनेशन हो सकती है, यानी कि बैक्टीरिया जो किसी और ऑर्गन में जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन में चले गए, किडनी में चले गए, स्प्लीन में चले गए। तो ये चार इसकी कॉम्प्लिकेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नंबर वन इज अब्सेस फॉर्मेशन, नंबर टू सेप्टिसीमिया, नंबर थ्री एम्पाइमा, नंबर फोर bacterial dissemination to other organs, for example brain, kidney, spleen, joints। यहां तक मुझे बताएं आपको सारी चीजें क्लियर हैं? अच्छा, उससे पहले एक चीज हम फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। यहां तक मुझे बताएं सारी चीजें आपको क्लियर है? काइंडली सारे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। इस यहां तक जो चीजें नमूनिया के रिलेटेड बताई हैं आपको क्लियर है? चलें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये वाइवा में आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, और ये आप किसी भी बुक में एज इट इज नहीं दिया हुआ। ये मैंने बड़ी मुश्किल से ये स्लाइड बनाई है, इसको आप देखिएगा गौर से। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टिपिकल एंड एटिपिकल नमूनिया? अब टिपिकल का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। और एटिपिकल मोस्ट कॉमन मैंने आपको भी पीछे बताया माइकोप्लाज्मा नमूनिया होता है, ठीक हो गया। ये वायरसेस होते हैं, पीछे हमने पांच छह वायरसेस डिस्कस किए हैं एक स्लाइड में।
अब यहां से इतना आपने याद रखा। अब मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन से हैं जो कि टिपिकल नमूनिया कराते हैं? उसमें स्ट्रेप नमूनिया, क्लैब्सियला, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देन वायरसेस मैंने आपको करवाया पीछे कि मीजल्स हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हो सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो सकता है। ठीक हो गया, ये सारे वायरसेस एटिपिकल नमूनिया करवा रहे हैं, ये दोनों का डिफरेंस है। अब दिस इज मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज पॉइंट कि मोस्ट कॉमन टिपिकल में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? बैक्टीरिया आ रहे हैं तो न्यूट्रोफिल्स होंगे। एटिपिकल में वायरसेस आ रहे हैं तो वायरसेस के अगेंस्ट क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये जनरल नॉलेज था, ये आपको आना चाहिए, एमसीक्यूज में आता है ये। देन हॉलमार्क है। अब टिपिकल में देखें जो एक्सुडेट है ना, वो पूरा इंटर एल्वुलर, यानी कि ये एल्वेलाई बताया हुआ है रेड से जो बना हुआ है ना, एल्वेलाई के अंदर भरा हुआ है ये सारा एक्सुडेट। यानी कि इन्फ्लेमेटरी जो फ्लूइड है ना, वो एल्वेलाई के अंदर है। जो एटिपिकल नमूनिया उसमें क्या हो रहा है कि एल्वेलाई के दरमियान में इंटरस्टिशियल एक्सुडेट है। इसी वजह से एटिपिकल नमूनिया को हमने क्या कहा था? इंटरस्टिशियल नमूनिया कहा था। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई जो टिपिकल नमूनिया होता है उसमें प्रोडक्टिव कफ होती है, यानी कि कफ विद स्पुटम होगी। जो एटिपिकल नमूनिया होगा उसमें ड्राई कफ होगी, सिर्फ खांसी होगी, स्पुटम प्रोडक्शन नहीं होगी। यहां तक मुझे बताएं चैट बॉक्स में आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं? सेम लिंक के साथ आपने ज्वाइन करना है अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो। काइंडली चैट बॉक्स में बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। अभी कुछ पास क्वेश्चंस हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ये नेक्स्ट मैंने एक डायग्राम ऐड की है जिसमें आपको बताने के लिए कि लोबार नमूनिया और ब्रोंको नमूनिया में क्या डिफरेंस है। लोबार नमूनिया में मैंने जिस तरह बताया पूरी लोब इन्वॉल्व हो गई। अभी ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट लंग है, इसकी लोअर लोब पूरी इन्वॉल्व है, ये रेड एरिया इन्वॉल्व है सारा ये वाला। ये ऊपर वाला जो व्हाइट एरिया ये इंटैक्ट है यानी नॉर्मल है। ब्रोंकोनमोनिया में क्या होता है? ये बाइलेटरल हो सकता है, बेजल होता है, बाइमोडल होता है, यंग एंड ओल्ड अडल्ट्स में होता है ये इसका स्पेसिफिक फीचर है हमारे पास। और ये देखें पूरे लंग्स इन्वॉल्व हैं और ये पैची इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ रही है। ये देखें, यहाँ पे पैच बना हुआ है, यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे बना हुआ है। और ये फाइंडिंग्स हमें कहाँ मिलेंगी? आपने तो किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, किस चीज से हम ये देख रहे हैं सारी चीजें? काइंडली बताएं चैट बॉक्स में जिस चीज को पता है। हमें कैसे पता चलेगा पूरा लंग इन्वॉल्व है या एक लोब इन्वॉल्व है? कौन सी इन्वेस्टिगेशन पे हमें पता चलेगा? एक्सीलेंट ईमान, एक्सरे पे। चेस्ट एक्सरे हम करवाएंगे, उस पे हमें पता चलेगा कंसोलिडेशन कितनी है, एक लोब की है या पूरे लंग की है। ठीक हो गया। तो नमूनिया में फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कौन सा है हमारे पास? चेस्ट एक्सरे। ये बात आपने याद रखनी है। और इसके अलावा बाकी हम कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं? स्पूटम कल्चर करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी पे हमें न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज मिल सकते हैं, या फिर हमें जो है ना लिम्फोसाइट्स रेज्ड मिल सकते हैं, या फिर जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हमारे पास होते हैं वो करवा सकते हैं। उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन्स आती हैं, और इसके अलावा प्रोकैल्सिटोनिन आता है जो हमने पीछे डिस्कस किया था। तो ये कुछ टेस्ट हैं, ये आपके लेवल में पूछते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना वो एससीक्यू में पूछ लेते होते हैं कि नमूनिया के लिए कौन से टेस्ट करवाएं। तो ये तीन चार मैंने आपको बता दिए, ये आप याद रखें, मोर देन इनफ है। दिस इज पास्ट एससीक्यू, कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। 11 years old boy is brought to emergency with 1 day history of high grade fever, chills, cough with mucopurulent sputum. On clinical examination, the provisional diagnosis of pneumonia is made. 4 बैक्टीरिया बताने हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के। देन 4 स्टेजेस बतानी है जो मैंने आपको बताई थी, स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन,
देन कॉम्प्लिकेशंस बतानी है नमूनिया की। बताएं, ये क्वेश्चन आप अब अटेम्प्ट कर लेंगे? इसमें कोई मुश्किल किसी पार्ट में? स्टेजेस मैंने आपको डिस्कस करवाई हैं जो हमारे पास होती हैं, पीछे हमने डिटेल में डिस्कस किया, मैं आपको दिखा देता हूँ again। ये जो स्टेजेस हमने डिस्कस की थी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ नमूनिया या लोबार नमूनिया की ये मॉर्फोलॉजी है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज ऑफ कंजेशन होती है, रेड हेपेटाइजेशन होती है, ग्रे हेपेटाइजेशन होती है, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। नाउ क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 50 years old male, नाउन केस ऑफ डायबिटिक, ब्राउट टू मेडिकल इमरजेंसी। डायबिटिक से उसने क्या बताया? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। डायबिटिक पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक हो गए। रस्टी स्पूटम है। अब रस्टी स्पूटम आप मुझे बताएं जरा फटाफट चैट बॉक्स में, कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है? काइंडली ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। रस्टी स्पूटम कौन करवाता है हमारे पास? नो नो, स्टेफ ओरियस रस्टी स्पूटम नहीं करवाता। मैंने वो इतनी स्टेप कंप्लीट नाम बताएं। स्टेफ नमूनिया रस्टी स्पूटम करवाता है। स्टेफ ओरियस मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है लंग अब्सेस के लिए या एम्पाइमा में। तो मोस्ट कॉमन कौन सा हुआ? एम्पाइमा और में स्टेफ ओरियस। रस्टी स्पूटम कौन सा करवाएगा? स्टेफ नमूनिया। ग्रीनिश स्पूटम कौन सा करवाएगा हमारे पास? सुडोमोनास। कोरंट जेली स्पूटम कौन सा कराएगा? क्लेप्शियला। प्लेन चेस्ट एक्सरे रिवील्ड कंसोलिडेशन ऑफ लोअर लोब ऑफ लंग। एक लंग की कंसोलिडेशन हुई है एक लोब की। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस लोबार नमूनिया डायग्नोसिस हो गया। 4 स्टेजेस उसकी पूछी हुई हैं, वो आपने बता देनी है। और 2 कॉम्प्लिकेशन पूछी हुई हैं, मैंने आपको 5-6 करवाई है कॉम्प्लिकेशन, कोई सी 2 आप राइट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12 years old boy is brought to emergency room with 12 hours history of sudden onset of high grade fever, shaking chills, cough, productive mucopurulent sputum। ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन नमूनिया की जो है ना डायग्नोसिस हमने बनाई है। 4 ऑर्गेनिज्म बताने हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के, स्टेजेस बतानी है और कॉम्प्लिकेशन बतानी है। नेम एल्डिस 2। अब जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी है नमूनिया की, फटाफट। ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। नमूनिया की कॉम्प्लिकेशंस बताएं मुझे फटाफट जो आपको करवाई गई हैं। एक्सीलेंट। नंबर 1 लंग abscess। नंबर 2 एम्पाइमा। नंबर 3 सेप्टिसीमिया। नंबर 4 डिसेमिनेशन टू अदर ऑर्गन्स लाइक, 2-3 के आप नाम लिख दें। ब्रेन, लीवर, किडनी। एक्सीलेंट। यहां तक मुझे बताएं आपको नमूनिया के रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हैं जो जो आपको बताई गई हैं? अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो मुझे बताएं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और किसी भी बुक में आपको अब देखें ना, मीडियन ओपन अभी अपनी खोल के, आपको पता चलेगा कितना ज्यादा उन्होंने लिखा हुआ है नमूनिया के बारे में, और बंदे को समझ ही नहीं आती किस तरह चीज़ों को करना है। और ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 20 या 22 स्लाइड में सारा टॉपिक इन अ कंसाइज्ड फॉर्म विद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सारा आपको कवर करवा दिया है। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो मुझे बताएं।